इन योर बिजनेस, बट मैं तेरे बिजनेस में इन्वेस्ट तो कर रहा हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मैं तुझे लोन नहीं दे रहा हूँ, मैं एज ए कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए उस पर, बट जो भी प्रॉफिट होगा बिजनेस में उसका मैं 50% शेयर लूंगा। सो राम ने सोचा कि अगर मैं किसी और से लोन भी लेता हूँ तो उस पर मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि मैं श्याम से ही पैसे ले लूँ एज ए इन्वेस्टमेंट। जो भी प्रॉफिट आएगा वो मैं उसे शेयर कर दूंगा, इन केस अगर लॉस हुआ भी तो एटलीस्ट लॉस की कंडीशन में मुझे उसे पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। सो श्याम ने ऑफर किया था और राम ने क्या किया, उस पर एग्री किया। राम के पास बिजनेस था बट पैसे नहीं थे, श्याम के पास पैसे थे। उसने कहा आई विल इन्वेस्ट इन योर बिजनेस बट मुझे क्या चाहिए, प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए। राम ने सोच विचार किया, सब कुछ एनालिसिस किया, मार्केट में अगर किसी से वो लोन लेता तो उसमें उसको कितना पे करता करना होता, सब कुछ उन्हें एनालिसिस करने के बाद राम ने श्याम के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, वो उस पर एग्री हो गया। एग्री हुआ किस बात पर, कि वो क्या शेयर करेंगे, टू शेयर प्रॉफिट। ओके। अब प्रॉफिट आएगा कैसे, जब वो क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे। ठीक है। अब बिजनेस करेगा कौन, बिजनेस या तो दोनों पार्टनर्स करेंगे, या फिर या तो दोनों पार्टनर करेंगे या फिर उनमें से कोई करेगा, और एनी ऑफ देम। बट उनमें से अगर कोई एक पार्टनर काम करता तो वो किसके लिए करेगा, सबके लिए। मान लो राम कोई काम कर रहा है पार्टनरशिप फर्म में, तो वो किसके लिए करेगा, पूरी फर्म के लिए करेगा। और अगर श्याम कुछ काम कर रहा है तो वो भी पूरी फर्म के लिए करेगा, इसलिए यहाँ लिखा है या तो कंडक्ट बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ओके। अब मुझे ये बताइए, राम और श्याम ये जो बिजनेस कर रहे हैं साथ में मिलकर प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे बाद में, तो उनके बीच में क्या एस्टेब्लिश हुआ, एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हुआ। रिलेशन, भी रिलेशन किसके बीच एस्टेब्लिश हुआ, राम और श्याम के बीच में। कौन है ये, पर्सन, और ये भी पर्सन। ठीक है। क्या हुआ सबसे पहले, स्टार्टिंग से स्टार्ट करें, राम के पास बिजनेस प्लान था बट हिज लैक ऑफ फंड, पैसे की कमी थी उसके पास। श्याम ने बोला मेरे पास बहुत पैसा है, मैं तेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, बट मुझे लोन, मैं तुझे लोन नहीं दे रहा हूँ इसलिए मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए, बट मैं इंटरेस्ट नहीं ले रहा हूँ, बट जो प्रॉफिट होगा बिजनेस में उस प्रॉफिट में मुझे हिस्सा चाहिए। राम ने सोच विचार किया, सब कुछ एनालिसिस किया, देन उसने डिसाइड किया कि ठीक है, मैं ने श्याम ने जो ऑफर किया है मैं उसको एग्री करता हूँ। तो उसने एग्री किया, एग्री क्या किया, टू शेयर प्रॉफिट। प्रॉफिट किसका शेयर करेंगे, बिजनेस का। ठीक है। अब बिजनेस कौन करेगा, या तो दोनों करेंगे या तो दोनों में से कोई एक। अब ये जो रिलेशनशिप हुआ है, बना है इन दोनों के बीच में, ये कौन कैसा रिलेशनशिप है, पार्टनरशिप फर्म। तो क्या हम कह सकते हैं पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कंडक्ट बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कैन यू रिपीट आफ्टर मी, partnership is the relation between persons who have agreed to share profit of business conduct by all or any of them acting for all। अब ये पार्टनरशिप की जरूरत क्यों हुई, क्यों हुई राम और श्याम को दोनों को साथ में आकर बिजनेस करने की नीड इसलिए हुई क्योंकि राम के पास क्या था, लैक ऑफ फंड। फंड को हम ये बोल सकते हैं कैपिटल। लैक ऑफ कैपिटल। राम को तो पैसों के लिए जरूरत पड़ी, अब श्याम को क्यों जरूरत पड़ी, श्याम के पास क्या नहीं था, एबिलिटी नहीं थी बिजनेस की, उसके पास कोई बिजनेस प्लान नहीं था। तो हम ये भी लिख सकते हैं,
लैक ऑफ एबिलिटी और कैपेबिलिटी। टू डू बिजनेस। ओके, डेफिनेशन देख ली हमने। ये जो हमने पढ़ा है ये है डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन है पार्टनरशिप की। तो यहाँ हमने देखा नीड। अब इसके बाद चलते हैं तीन टॉपिक्स पर। तीन टॉपिक्स कौन से? एसेंशियल फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ पार्टनरशिप। अच्छा, अब ये तीन टॉपिक है। तीनों टॉपिक को हमको अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं, इन तीनों का आंसर सेम ही है। यस, तीनों का आंसर सेम ही है। एसेंशियल फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप और नेचर ऑफ पार्टनरशिप, तीनों के आंसर सेम है। यस, सेम है। क्या है इनके आंसर? उसके लिए भी हमको कुछ अलग से लिखने की जरूरत नहीं। हमने ये जो डेफिनेशन लिखी है इसी में ही इनके आंसर छुपे हुए हैं। कैसे? यहाँ पर लिखा है पर्सन, एसेंशियल फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचर ऑफ पार्टनरशिप में का जो फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है पर्सन्स। पर्सन्स में लिखना है हमको, फर्स्ट पॉइंट लिखना है नंबर ऑफ पर्सन्स। पर्सन्स कितने होने चाहिए? मिनिमम टू। यहाँ दो लोग मिले, दो लोग आपस में मिलके उन्होंने डिसाइड किया तब जाकर पार्टनरशिप बनी। क्या कोई एक पार्टनरशिप बना सकता है? नहीं। पार्टनरशिप का मतलब ही होता है ना कि दो चीजें, दो एटलीस्ट होना चाहिए, मिनिमम टू। मैक्सिमम कितने हैं? मैक्सिमम की लिमिट जो है वो कहाँ दी है? कंपनीज एक्ट 2013 में दी है। कंपनीज एक्ट 2013 में ये बोला है कि जो पावर है, पावर टू डिसाइड, हम किसको दे रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होती है? जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सेंट्रल गवर्नर होते हैं, उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। मैक्सिमम की लिमिट कंपनीज एक्ट 2013 में दी है। बट उन्होंने ये कहा है कि हम पावर दे रहे सेंट्रल गवर्नमेंट को कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि मैक्सिमम नंबर कितना होना चाहिए। बट सेंट्रल गवर्नमेंट को ये उन्होंने कहा है कि आप डिसाइड तो कर सकते हो बट 100 से ज्यादा लोगों को अलाउ नहीं कर सकते, अप टू 100। बट इन दिस केस सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने लोगों को अलाउ किया है? 50 मेंबर्स को। मिनिमम पर्सन कितने? टू एंड मैक्सिमम 50। एग्री, एग्री से हमने बनाया एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बनाया हमने। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पर एग्रीमेंट तो कुछ हुआ नहीं। राम को पैसों की जरूरत थी, श्याम को पता चला कि राम के पास बहुत अच्छा बिजनेस प्लान है, उसने बिजनेस प्लान देखा, उसको अच्छा लगा, पसंद आया। उसने कहा कि ठीक है मैं इन्वेस्ट करूंगा बट मुझे प्रॉफिट में शेयर चाहिए। श्याम ने बोला ठीक है, मैं एग्री हूँ। अब इसमें एग्रीमेंट कहाँ हुआ? एग्रीमेंट हुआ है जब श्याम ने राम को ऑफर किया और राम एग्री हो गया, तो वो ही एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट जरूरी नहीं है कि राइटिंग में हो। अगर आपने बोला है, बोलकर आपने सब कुछ डिसाइड किया है, तो वो भी एक एग्रीमेंट ही कहलाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं एग्रीमेंट कैसा होना चाहिए? एग्रीमेंट हो सकता है ओरल या फिर रिटर्न। या तो ओरल हो सकता है या फिर रिटर्न हो सकता है। ठीक है। शेयर ऑफ प्रॉफिट। अब मुझे बताइए, यहाँ लिखा है शेयर प्रॉफिट। अब अगर किसी बिजनेस में दो लोग साथ में जुड़े, उन्होंने बोला है कि अपन एक बिजनेस करते हैं, उसमें अपन चैरिटी करेंगे, जो प्रॉफिट आएगा उससे अपन बुक सेल करते हैं, और बुक सेल करने के बाद जितना भी प्रॉफिट बचेगा वो उससे हम गरीब बच्चों की एजुकेशन स्पॉन्सर करेंगे, गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे। हम कमा के घर नहीं लेके जाएंगे बट क्या करेंगे? जो प्रॉफिट आएगा उससे गरीब बच्चों को पढ़ाएंगे। तो क्या ये प्रॉफिट शेयरिंग का बिजनेस है? नहीं, ये नॉट फॉर प्रॉफिट बिजनेस है। नॉट फॉर प्रॉफिट बिजनेस जितने भी होते हैं वो पार्टनरशिप नहीं बन सकते हैं। पार्टनरशिप तभी बनेगा जब उसमें प्रॉफिट शेयर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं होना चाहिए।
मेन मोटो प्रॉफिट शेयर करना होना चाहिए, नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। बट ऑन द सेम केस अगर बिजनेस है, बिजनेस को लॉस हो गया तो यहाँ तो लिखा है शेयर प्रॉफिट, लॉस तो लिखा ही नहीं है। बट अगर लॉस हुआ तो क्या करेंगे बेटा, जो प्रॉफिट लिखा है ना इसी में लॉस वर्ड छुपा हुआ है। अगर प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं तो लॉस भी शेयर करेंगे। बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस मतलब जो रेगुलर उनकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जैसे किसी के मैन्युफैक्चरिंग है तो रॉ मटेरियल खरीदा, उसे उन्होंने मॉडिफाई किया या बनाया, उसके बाद फिनिश्ड गुड्स बनाकर उसे मार्केट में बेचना। दिस इज व्हाट बिजनेस। या तो कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या रिटेल का बिजनेस कर रहे हैं, कुछ बस खरीद रहे हैं डायरेक्ट और उसे रीसेल कर रहे हैं, ये सब बिजनेस के फॉर्म्स है। बिजनेस होना चाहिए, को ओनरशिप नहीं होना चाहिए। बिजनेस होना चाहिए, को ओनरशिप नहीं होना चाहिए। को ओनरशिप मतलब राम और श्याम ने मिलकर एक प्रॉपर्टी खरीदी अपने नाम पर, दोनों के नाम पर, मतलब दोनों के नाम पर खरीद सकते हैं प्रॉपर्टी। यस, आप कोई सी भी प्रॉपर्टी हो या एसेट्स हो दो लोगों के नाम पर खरीद सकते हो। बट जब भी आप दो लोगों के नाम पर कोई चीज खरीदते हो, दो या दो से ज्यादा लोगों के नाम पर, तो उसे को ओनरशिप बोलते हैं, उसे बिजनेस नहीं बोलते हैं। बिजनेस रेगुलर आपकी एक्टिविटी होनी चाहिए, बिजनेस एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, या कुछ खरीदना उसको कुछ मॉडिफाई करके या फिर विदाउट मॉडिफाइड किए आप उसे सेल कर देते हो, रीसेल करते हो, वो बिजनेस कहलाता है। उसमें आपको कुछ प्रॉफिट होता है, आप डे टू डे बेसिस पर करते हो। ठीक है, को ऑनरशिप में आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद कर रख ली, उसके बाद आपका कुछ प्लान नहीं है उसको कुछ बेचने का या कुछ भी, वो बिजनेस नहीं कहलाएगा। ऑन द सेम टाइम अगर आपका रियल एस्टेट का बिजनेस है, कौन सा रियल एस्टेट का बिजनेस है, मतलब प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का बिजनेस है, उसमें अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो वो बिजनेस कहलाएगा। बट रियल एस्टेट के अलावा अगर आपने कोई सी भी बिजनेस किया है और उसमें अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हो दो लोगों के नाम पर, तो वो को ओनरशिप कहलाएगा, बिजनेस नहीं कहलाएगा। को ओनरशिप पार्टनरशिप नहीं होती है। अब यहाँ पर दिया है कंडक्ट बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यहाँ से दो पॉइंट्स निकल रहे हैं, दो पॉइंट्स बन रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट तो ये कि अगर कोई एक पार्टनर काम करेगा, यहाँ पर लिखा कंडक्ट बाय ऑल, जब सारे पार्टनर्स काम कर रहे हैं तब तो समझ में आ रहा है। बट अगर सारे नहीं कर रहे हैं, उनमें से कोई कर रहा है, तो उस टाइम अगर एक पार्टनर ने, मान लो राम है, राम ने मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो उसमें काम कर रहा है, और श्याम सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। ठीक है, हमने ऐसे एग्जाम्पल लिया है कि राम ने मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है और श्याम सेल्स डिपार्टमेंट में काम कर रहा है। तो राम ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो जो डिसीजन लिए हैं उसके लिए श्याम बाउंड है, मतलब श्याम को भी वो फॉलो करना होगा। और श्याम ने सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर जो भी डिसीजन लिए हैं वो राम को भी मानना पड़ेंगे। ठीक है, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि एक कोई पर्सन होता है, वो अपने हर जगह नहीं जा सकता है कहीं पर भी, तो क्या करता है वो एक पर्सन को अपने यहाँ एज ए एम्प्लॉय रखता है, उसे बोलता है कि जिस जिस जगह पे मैं नहीं जा सकता वहां वहां पर मैं तुम्हें अथॉरिटी देता हूँ कि तुम जाओ और मेरे बिहाफ पर डिसीजन लो। तो जो पार्टनर वहां जाकर उस बिजनेसमैन के बिहाफ पर डिसीजन लेगा वो एजेंट कहलाता है। और एजेंट जो भी डिसीजन लेता है वो सब प्रिंसिपल को मानना होता है, मतलब प्रिंसिपल उन सब के लिए बाउंड हो जाता है। यहाँ पर भी सेम चीज होती है, राम ने कोई डिसीजन लिया उसके लिए श्याम बाउंड है, श्याम ने कोई डिसीजन लिया उसके लिए राम बाउंड है। तो ये कैसा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, म्यूचुअल एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट। इसमें क्या होता है, एक पर्सन के डिसीजन के लिए बाकी सारे पार्टनर्स बाउंड रहते हैं और बाकी सारे पार्टनर्स के डिसीजन के लिए वो पार्टनर बाउंड रहता है। इसके बाद एक और टॉपिक आता है लाइबिलिटी। अब जब इतने सारे काम हो रहे हैं तो लाइबिलिटी कहीं ना कहीं तो आएगी ही। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की लाइबिलिटी। अब पार्टनर, सॉरी, आई रॉट द रॉन्ग स्पेलिंग। सो पार्टनरशिप की क्या गई, लाइबिलिटी। पार्टनरशिप की लाइबिलिटी किन किन के लिए होगी, जो जो जिन जिन से वो कॉन्ट्रैक्ट में आएगा, किन किन से, फर्स्ट तो पार्टनर्स के साथ ही वो कॉन्ट्रैक्ट में आएगा।
ठीक है, पार्टनर्स के साथ में जिनसे वो सामान खरीद रहा है, जिनको बेच रहा है, जिनको अपने यहाँ उन्होंने काम पर रखा है, और इन सब के। तो इसकी लाइबिलिटी दो तरह के लोगों को पर आएगी। फर्स्ट तो किस पर आएगी, टूवर्ड्स पार्टनर्स, एंड सेकेंड इज टूवर्ड्स थर्ड पार्टी। ठीक है, पार्टनर्स के लिए जो लाइबिलिटी आएगी, उसके लिए जो सारे पार्टनर्स है सभी लोग मिलजुल कर उस लाइबिलिटी को बियर करेंगे। मतलब कि एक पार्टनरशिप फर्म में मान लो कि चार पार्टनर है, ए बी सी और डी। मान लो ए को फर्म से लेना है 1 लाख रुपए। अब जो बचे हुए तीनों पार्टनर है वो सब मिलजुल कर उस 1 लाख को ए को पे करेंगे। तो मतलब मिलजुल कर मतलब जॉइंटली। अच्छा, थर्ड पार्टी के लिए ऐसे नहीं होगा क्या? नहीं, थर्ड पार्टी के लिए ऐसे नहीं होगा। थर्ड पार्टी के लिए सारे पार्टनर जिसकी जितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जितनी 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 जिसकी लाइबिलिटी है, वो उतना ही पे करेंगे। मतलब सेपरेट सेपरेट पे करेंगे। इसे क्या कहते हैं, सेवरली। यहाँ नीचे लिख देती हूँ, सेवरली। ठीक है, आप ये म्यूचुअल एजेंसी और लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप अगर इसको और डिटेल में समझना चाहते हैं तो मैं इसके लिए आगे वीडियो बनाने वाली हूँ। अगर मैंने अभी यहाँ पर इन डिटेल समझाया तो हम बाकी के टॉपिक्स यहाँ पर कवर नहीं कर पाएंगे। सो प्लीज रेफर दोज वीडियो। ओके, एंड यस, सो अभी यहाँ पर बस आप इतना समझ लीजिए, म्यूचुअल एजेंसी मतलब एक पार्टनर के काम के लिए बाकी सब लोग बाउंड हो जाएंगे, और बाकी के पार्टनर के कामों के लिए वो पार्टनर बाउंड रहेगा। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप दो लोगों के लिए, एक तो पार्टनर्स के लिए और दूसरा है थर्ड पार्टी के लिए। पार्टनर्स के लिए लाइबिलिटी कैसी है, जॉइंटली, और थर्ड पार्टी के लिए सेपरेट सेपरेट, उसे हम कहेंगे सेवरली। अब यहाँ पर पार्टनरशिप की लाइबिलिटी है तो पार्टनर्स की भी तो कुछ लाइबिलिटी होगी। बेटा, पार्टनर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो उसने जो कैपिटल लगाया है वहां तक लिमिट नहीं है। मान लो राम और श्याम ने दोनों ने मिलकर 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया है उस फर्म में। बट अगर इन केस उनके ऊपर लाइबिलिटी आई 20 लाख की, तो वो ये लोग ये नहीं कह सकते कि 5-5 लाख इन्वेस्ट किया है, हो गए 10 लाख, बस 10 लाख ही पे करेंगे, उससे ज्यादा नहीं उनको रीपे करेंगे। ऐसा नहीं है, जितना कैपिटल लगाया है उसके ऊपर भी उनको रीपे करना पड़ सकता है। मतलब उनको जो उनकी जो पर्सनल एसेट्स है, मतलब घर हो गया, गाड़ी हो गई, या जो 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 पर्सनल एसेट्स है, वो सब भी बेचना पड़ सकता है। इसलिए लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप कैसी है, अनलिमिटेड। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर क्या क्या पढ़ा, हमने डेफिनेशन पढ़ ली, एसेंशियल फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ पार्टनरशिप। इन तीनों के आंसर सेम ही है। कौन कौन से पॉइंट लिखना रहेंगे इसमें, पर्सन, एग्रीमेंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, बिजनेस, म्यूचुअल एजेंसी, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप और लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। कितने पॉइंट होगा, फर्स्ट तो ये हो गया पर्सन, सेकेंड पॉइंट एग्रीमेंट, थर्ड पॉइंट शेयर ऑफ प्रॉफिट, फोर्थ पॉइंट बिजनेस, फिफ्थ पॉइंट म्यूचुअल एजेंसी, सिक्स पॉइंट हो गया लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, एंड सेवन पॉइंट हो गया लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अभी हमने देखा था एग्रीमेंट के ऊपर बात की थी हमने। एग्रीमेंट कैसा हो सकता है, ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है। बट जितने भी एग्रीमेंट है, जितने भी क्या है एग्रीमेंट, अगर वो रिटर्न होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, पार्टनरशिप डीड। ठीक है, एग्रीमेंट कैसे होते हैं, दो तरह से हो सकते हैं, ओरल भी हो सकते हैं और रिटर्न भी हो सकते हैं। बट जितने एग्रीमेंट रिटर्न होते हैं, एग्रीमेंट रिटर्न होते हैं, रिटर्न मतलब लिखे हुए,
प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पार्टनरशिप डीड। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, पार्टनरशिप डीड इज अ रिटर्न एग्रीमेंट। सो इन केस एग्जाम में अगर आपको आता है व्हाट इज पार्टनरशिप डीड, तो आपको यही लिखना है, पार्टनरशिप डीड इज अ रिटर्न एग्रीमेंट। अब पार्टनरशिप डीड में आता क्या क्या है, पार्टनरशिप डीड में सबसे पहले तो आता है फर्म का नाम, फर्म का एड्रेस, ओके। इसके बाद आता है बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस, एंड देन जो पार्टनर्स है, जितने भी पार्टनर्स है उन सब की डिटेल आती है, पार्टनर्स डिटेल्स। पार्टनर्स डिटेल्स के बाद क्या आएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। के बाद आएगी कैपिटल। कैपिटल किसको बोलते हैं, जितना भी पैसा पार्टनर उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो क्या कहलाएगी, उनके कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एक और वर्ड आता है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स मतलब जो जो पार्टनर जितना जितना विदड्रॉ कर रहे हैं उस फर्म से, उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग्स। सैलरी, कमीशन, इसको कितना मिलेगा, मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कौन कौन सा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पर इन्वेस्ट इंटरेस्ट, हाँ मिलता है कभी कभी अगर उन्होंने डिसाइड किया हो तो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर को देना पड़ेगा अगर उन्होंने डिसाइड किया है तो, जितना उन्होंने ड्राइंग किया है उस पर। एक और चीज आती है अब क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन बेटा दो तरह से हो सकते हैं, या तो फर्म ने लोन लिया है या तो फिर पार्टनर ने लोन लिया है। क्या पार्टनर फर्म से लोन ले सकता है, ऑफ कोर्स ले सकता है। जब फर्म पार्टनर से ले सकते हैं इन टाइम ऑफ नीड, तो अगर पार्टनर को जरूरत है तो वो भी फर्म से लोन ले सकती है, ठीक है। इसके अलावा एक लास्ट चीज आती है इसमें, अमंग अदर्स, हाँ सॉरी मैंने यहाँ पे पॉइंट लिख दिया है। लास्ट चीज क्या आती है इसमें, डेट। डेट कौन सी डेट, डेट ऑफ कमेंसमेंट, ठीक है। जिस दिन से स्टार्ट हुआ बिजनेस वो डेट आएगी। और कभी कभी होता है कि जो पार्टनरशिप बनती है वो स्पेसिफिक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनती है। मतलब मान लो आपके एरिया में एक मेट्रो मेट्रो ट्रेन का कॉन्ट्रैक्ट बना है। अब उसके लिए आप, एक बिल्डर है जिसको सब कुछ आता है बट उसके पास कैपिटल की कमी है, लेक ऑफ कैपिटल है, तो वो दूसरे के पास बहुत कैपिटल है, बहुत पैसा, उसने बोला कि चलो स्टार्ट करते हैं अपन। दोनों के बीच में एक डिसीजन हुआ, तब पार्टनरशिप की सारी फॉर्मेलिटी हो गई, बट उन्होंने बोला है कि ये जो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है ये सिर्फ और सिर्फ मेट्रो बनने तक है। जिस दिन मेट्रो का काम खत्म हुआ ये पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में डेट ऑफ टर्मिनेशन भी आती है। कौन सी डेट, डेट ऑफ टर्मिनेशन, ओके। टर्मिनेशन मतलब डिसॉल्व हो जाएगी, पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, बट हर बिजनेस में नहीं आती। बट जिस बिजनेस में डेट नहीं लिखी है उसमें क्या मानेंगे, जिस टाइम पार्टनर्स एग्री हो जाए डिसॉल्व करने के लिए उस दिन वो डिसॉल्व हो जाएगी, टर्मिनेट हो जाएगी, ठीक है। सो पार्टनरशिप डीड क्या है, पार्टनरशिप डीड इज अ रिटर्न एग्रीमेंट। इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है फर्म का नाम और एड्रेस, नेचर ऑफ बिजनेस, पार्टनर की डिटेल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो,
कैपिटल, ड्राइंग, सैलरी और कमीशन। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन दो तरह से होता है, एक तो जो फर्म ने लोन लिया वो, और दूसरा जो पार्टनर ने लोन लिया वो। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और डेट ऑफ टर्मिनेशन। अब अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है, उस कंडीशन में हम इन सबको कैसे ट्रीट करेंगे? तो यहाँ पर हम लिखते हैं इन द एब्सेंस ऑफ डीड। या तो डीड बनाई नहीं है और डीड में मेंशन नहीं है, डीड में ये सब कुछ लिखा हुआ नहीं है इन केस, तब हम क्या करेंगे? तब हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सैलरी और कमीशन और इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म टू पार्टनर, इन सबको कैसे ट्रीट करेंगे ये हमें देखना है। क्योंकि बाकी सबका तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इतना ज्यादा इसमें। ये पॉइंट्स ऐसे हैं जिसमें डिस्प्यूट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। बाकी पॉइंट्स में कैपिटल जिसकी जितनी मर्जी हो या तो जो डिसाइड करे स्टार्टिंग में ही वो होगा, इसमें इतना डिस्प्यूट वाला मैटर नहीं है। ड्राइंग्स अगर कोई पार्टनर विड्रॉ करता है फॉर्म में से कोई स्पेसिफिक अमाउंट, तो वो उसके जो प्रॉफिट शेयर और कैपिटल है वो ही रिड्यूस होंगे, उससे फर्म को इतना कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, दूसरे पार्टनर को भी कोई स्पेसिफिक कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए डिस्प्यूट होने के चांसेस ना के बराबर है। फर्म का नाम और एड्रेस म्यूचुअली चेंज होता है, नेचर ऑफ बिजनेस, पार्टनर की डिटेल ओरिजिनली रहेगी। ठीक है। सो इन सब में ऐसा कुछ स्पेसिफिक है नहीं जिसपे डिस्प्यूट हो। इन पॉइंट्स के अलावा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्प्यूट हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में डिस्प्यूट हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन लोन जो फर्म ने लिया और जो पार्टनर ने लिया। बेटा अगर पार्टनरशिप डीड नहीं या तो डीड में मेंशन नहीं है, उस कंडीशन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसा होगा? इक्वल। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं पे करना पड़ेगा, सैलरी कमीशन नहीं मिलेगा। जो फर्म ने लोन लिया है पार्टनर से, तो जो पार्टनर से लिया है लोन फर्म ने, उसमें फर्म को 6% पर एनम के रेट से इंटरेस्ट पे करना होगा। ठीक है। जो फर्म ने लोन लिया है उस पर 6% पर एनम के रेट से लोन पे करना होगा, सॉरी इंटरेस्ट पे करना होगा। और जो पार्टनर ने लोन लिया है वो, उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ठीक है। अब डीड नहीं है उस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल होगा, और जो फर्म ने लोन लिया है उस लोन पर वो 6% का इंटरेस्ट पे करेगा, उसके अलावा पार्टनर को कुछ नहीं मिलेगा और कुछ पे करना नहीं पड़ेगा। गॉट इट? यस। सो हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम कुछ स्पेसिफिक काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स देख लेते हैं जो फर्म में होते हैं कभी कभी। स्पेसिफिक मतलब देर आर 5 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। फर्स्ट इज कि कोई पार्टनर है, उसने क्या किया है, पार्टनर ने जो फर्म का बिजनेस था वैसा ही सेम बिजनेस स्टार्ट कर लिया, सेम बिजनेस एज फर्म। फर्म का मान लो रियल एस्टेट का बिजनेस है, तो जो पार्टनर है, पार्टनर ने क्या किया, सेम रियल एस्टेट का बिजनेस उसने भी स्टार्ट कर लिया, और वो स्टार्ट तो किया ही किया, वो क्या कर रहा है, कॉम्पीट कर रहा है फर्म को। ठीक है। पार्टनर ने क्या किया, पहले तो उसने बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस ऐसी लोकेलिटी में और इस तरह से किया है कि वो डायरेक्ट कॉम्पीट कर रहा है फर्म को। सेकंड, पार्टनर ने क्या किया, यूज किया क्या, फर्म का नाम, या फिर फर्म की प्रॉपर्टी, या फिर या तो उसने क्या किया, फर्म का नाम यूज किया,
या फिर फर्म की प्रॉपर्टी यूज की, फर्म का बिजनेस कनेक्शन यूज किया। ठीक है, या तो उसने नाम यूज किया, या तो प्रॉपर्टी यूज की, या तो बिजनेस कनेक्शन यूज किया, या तो फर्म का कोई ट्रांजेक्शन था। या तो पार्टनर ने क्या किया, सेम बिजनेस स्टार्ट किया जो फर्म का था, उसके साथ में वो कॉम्पिट भी कर रहा है फर्म को, उसके अलावा पार्टनर ने फर्म का नाम यूज किया, या फर्म की प्रॉपर्टी यूज की, या फर्म का बिजनेस कनेक्शन से, या फिर फर्म के ट्रांजेक्शन से पार्टनर को क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। पार्टनर ने क्या किया, अर्न किया, क्या अर्न किया, प्रॉफिट अर्न किया। तो जितना प्रॉफिट उसने अर्न किया है वो पूरा प्रॉफिट उसे फर्म को पे करना होगा। मतलब जैसे फर्म का रियल एस्टेट का बिजनेस है, पार्टनर ने सेम लोकेलिटी में रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, जस्ट बिफोर द फर्म उसने अपना ऑफिस ओपन कर लिया। तो अब जो फर्म के जो क्लाइंट्स है वो सब पार्टनरशिप, सॉरी जो पार्टनर है उसके पास जाएंगे। ठीक है, फर्म का नाम यूज करके उसने कुछ प्रॉफिट अर्न किया कि हाँ हाँ मैं वहीं से ही आया हूँ। ठीक है, तो अब जो भी बिजनेस उनके बीच जो ट्रांजेक्शन हुआ उसमें उसको प्रॉफिट हो गया। फर्म की कोई प्रॉपर्टी यूज की, मान लो फर्म की कोई एसेट थी उसने उसको रेंट पर दे दिया 1 महीने के लिए, और उससे उसको कुछ प्रॉफिट हुआ। या फिर फर्म का बिजनेस कनेक्शन उसने यूज करके प्रॉफिट अर्न किया, तो फिर फर्म का कोई ट्रांजेक्शन था, मान लो रियल एस्टेट के ही बिजनेस में उसने क्या किया, 2% का ब्रोकरेज चार्ज होता है। उसने बोला कि तुमको जल्दी घर बिकवाना है, ठीक है, 2% ब्रोकरेज के अलावा 50,000 रुपये मुझे एक्स्ट्रा दे दो, मैं अभी 10 दिन में तुम्हारा घर बिकवा देता हूँ, तुम्हारा काम हो जाएगा, बट मुझे 50,000 रुपये एक्स्ट्रा चाहिए। तब उस इन सब में इसको जो प्रॉफिट अर्न हुआ है वो सब उसको किसको देना पड़ेगा, फर्म को देना पड़ेगा। बट अगर लॉस हो गया तो लॉस के केस में वो पार्टनर को खुद को बियर करना होगा, वो फर्म को नहीं देगा। बट प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट पे बैक होगा। ठीक है, गॉट दिस। इसी के साथ हमारा पूरा जो थेरी पार्ट ऑफ पार्टनरशिप है वो खत्म होता है। हम बस इसमें एक चीज देख लेते हैं कि इसमें अकाउंट्स कौन कौन से बनते हैं। बेटा जो सारे बिजनेस में जैसे अकाउंट्स बनते हैं, सारे पार्टनरशिप फर्म में भी सेम वैसे ही अकाउंट्स बनते हैं, एक्सेप्ट फॉर 2 अकाउंट्स। इसमें 2 अकाउंट्स एक्स्ट्रा बनते हैं, कौन कौन से। जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, सबसे पहले बना ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस तक सब कुछ सेम बनता है। ट्रायल बैलेंस के बाद बना ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, मैं जो शॉर्टकट्स यूज कर रही हूँ आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको पूरा पूरा लिखना है। क्यों, मेरी एग्जाम हो चुकी है और मुझे काफी अच्छे नंबर आ चुके हैं, मैं पास हो चुकी हूँ, बट आपको अभी एग्जाम देना है। सो आपको इसे पूरा फुल फॉर्म लिखना है, इसे शॉर्टकट में नहीं लिखना है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस बना, उसके बाद बना ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके बाद बैलेंस शीट बनती है वैसे तो, बट यहाँ पर बैलेंस शीट नहीं बनेगी, यहाँ पर बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस में जो भी प्रॉफिट आता है वो बैलेंस शीट में शो होता है, कैपिटल शो होती है, उसके बाद रिजर्व, जनरल रिजर्व, सॉरी जो भी रिजर्व आते हैं उसमें प्रॉफिट आ जाता है। बट यहाँ पर पार्टनर्स है, ढेर सारे पार्टनर्स है, अब सबको प्रॉफिट का शेयर मिलेगा, बट किसको कितना मिलेगा सब डिस्ट्रीब्यूट करने में काफी क्या कहते हैं ना, कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है। तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को क्लियरली क्लासिफाई करने के लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। इसमें जो भी प्रॉफिट और लॉस आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, उसको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग पार्टनर्स।
इसे हम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वो कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट, रादर आई से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसके बाद बनती है बैलेंस शीट। एक्स्ट्रा कौन से अकाउंट बने यहाँ पर? ये दो। फर्स्ट कौन सा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड सेकंड बना पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी जैसे दूसरे बिजनेस में होता है। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा थ्योरी पार्ट। लेट्स क्विकली रिकैप ऑल द कंसेप्ट्स जो हमने अभी यहाँ पर पढ़े हैं। सो फर्स्ट हमने रीड की थी डेफिनेशन। सो डेफिनेशन में हमने देखा था व्हाट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या है? सो पार्टनरशिप हमने देखा था, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कंडक्ट बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कैन यू रिपीट आफ्टर मी? Yes. Partnership is a relation between persons who have agreed to share profit of business conduct by all or any of them acting for all. उसके बाद हमने तीन टॉपिक्स देखे थे, तीनों के आंसर सेम है। कौन कौन से टॉपिक्स? एसेंशियल फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स और नेचर ऑफ पार्टनरशिप। बट जो टॉपिक्स हमने देखे थे वो भी हमें कहीं और से बाहर से लिखने की जरूरत नहीं थी, सब कुछ डेफिनेशन में से ही आ गया था। क्या क्या? नंबर ऑफ पर्सन्स और नंबर ऑफ पर्सन्स, एग्रीमेंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, बिजनेस, म्यूचुअल एजेंसी, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। उसके बाद था लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स। सबसे पहले हम देखते हैं पर्सन्स। पर्सन्स कितने? मिनिमम 2, मैक्सिमम 50। एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। शेयर ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए, नॉट फॉर प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, लॉस भी शेयर करेंगे। बिजनेस होना चाहिए, को ओनरशिप नहीं होना चाहिए। म्यूचुअल एजेंसी मतलब एक पार्टनर के काम के लिए बाकी सारे पार्टनर्स बाउंड हो जाते हैं, बाकी के पार्टनर के कामों के लिए वो एक पर्टिकुलर पार्टनर बाउंड रहेगा। लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप हमने देखा था टूवर्ड्स पार्टनर्स और टूवर्ड्स थर्ड पार्टी। पार्टनर्स के लिए कैसे लाइबल रहेंगे? सभी पार्टनर्स जॉइंटली, बट थर्ड पार्टी के लिए पार्टनर्स लाइबल रहेंगे सेपरेट सेपरेट, जिसे हम यहाँ पर कहते हैं सेवरली। पार्टनर की लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि पार्टनरशिप की जरूरत क्यों पड़ी? या तो हमारे पास पैसे की कमी है, कैपिटल की कमी है, या तो हमारे पास एबिलिटी और कैपेबिलिटी की कमी है एक बिजनेस को रन करने के लिए। इसके बाद हमने देखा था पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट। जितने भी एग्रीमेंट राइटिंग में होते हैं, डॉक्यूमेंटेड होते हैं, वो कहलाते हैं पार्टनरशिप डीड। तो हमने यहाँ पर एक सिंपल सी छोटी सी डेफिनेशन देखी थी, पार्टनरशिप डीड इज अ रिटन एग्रीमेंट। अब हमने यहाँ देखा था कि डीड में आता क्या क्या है? फर्म का नाम आता है और फर्म का एड्रेस आता है, नेचर ऑफ बिजनेस, पार्टनर की डिटेल्स आती है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, कैपिटल, ड्रॉइंग्स, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन कैसा? जो फर्म ने लिया और जो पार्टनर ने लिया। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और डेट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। ये सब आता है एक पार्टनरशिप डीड के अंदर। बट हमने देखा था कि इन द एब्सेंस ऑफ डीड, या तो डीड नहीं है या तो डीड में ये स्पेसिफिक चीज अगर मेंशन नहीं है तो हम इनको कैसे ट्रीट करेंगे? तो हमने देखा था कि जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो इक्वल रहेगा, जितने भी पार्टनर्स है सभी में इक्वली प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन जो फर्म ने लिया है वो रहेगा 6% पर एनम। उस पर इंटरेस्ट फर्म को देना पड़ेगा। किसको देगी? जिस पार्टनर से उसने लोन लिया है। ठीक है। उसके अलावा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग फर्म को नहीं मिलेगा, सैलरी कमीशन पार्टनर को नहीं मिलेगा, और जो पार्टनर ने फर्म से लोन लिया उस पर वो इंटरेस्ट पे नहीं करेगा। क्या होगा? इन द एब्सेंस ऑफ डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नील, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नील, सैलरी कमीशन नील, इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म 6%, टू पार्टनर नील। ठीक है।
सो नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद हमने देखा था स्पेसिफिक कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स देखे थे हमने। कुछ स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट अगर होते हैं तो उसमें अगर प्रॉफिट जनरेट होता है, पार्टनर को अगर प्रॉफिट हुआ तो उसको पूरा प्रॉफिट किसको देना पड़ेगा? फर्म को देना पड़ेगा। कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट थे ये? फर्स्ट तो था कि जो कोई पार्टनर है उसने सेम बिजनेस स्टार्ट कर लिया जो फर्म का है या तो, और उसके बाद बिजनेस स्टार्ट तो किया उसने फर्म वाला ही, बट उसने क्या किया, फर्म को कॉम्पीट भी करना स्टार्ट कर दिया। उसके अलावा उसने अगर फर्म का नाम यूज किया, या फिर ये सब और में है, जरूरी नहीं है कि ये सब ही किए उसने, में से कोई एक भी अगर होता है तो या तो फर्म का नाम यूज किया, या तो फर्म की प्रॉपर्टी यूज की, फर्म का बिजनेस कनेक्शन यूज किया, तो फर्म का कोई ट्रांजेक्शन यूज किया, और ये सब करके अगर उसको कुछ प्रॉफिट हुआ है तो वो प्रॉफिट को उसको रिटर्न करना पड़ेगा फर्म को। बट ऑन द सेम टाइम अगर उसे लॉस हुआ है तो वो लॉस खुद ही बियर करेगा, वो फर्म बियर नहीं करेगी। इसके अलावा हमने कुछ अकाउंट्स देखे थे, स्पेसिफिक टाइप ऑफ अकाउंट्स। कौन कौन से अकाउंट्स थे? अकाउंट से ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ये जनरली हर बिजनेस में बनता है, बट यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बैलेंस शीट ना बनकर क्या बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसके बाद बनेगा कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उसके बाद बनेगी बैलेंस शीट। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे। आने वाले कुछ वीडियोस में हम देखने वाले हैं, फर्स्ट तो मैंने अभी आपको दो टॉपिक्स बताए, म्यूचुअल एजेंसी एंड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप को हम समझने वाले हैं। उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन लोन को हम कैसे ट्रीट करेंगे अकाउंटिंग में वो देखेंगे, एंड कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। इन सब के अलावा अगर आपके पास कुछ ऐसे टॉपिक्स है या फिर ऐसे कंसेप्ट है जिन्हें आप समझना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आई वुड लव टू हेल्प यू। सो दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।